एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण पर स्टे बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। सुनवाई को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि सुनवाई में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली जुड़े थे। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से स्थगन आदेश हटाने या अंतरिम आदेश देने की मांग को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से मामला चल रहा है और अब केस आखिरी दौर में है। पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग अलग सुनने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है फैसला सरकार के पक्ष में आएगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। 30 तारीख अंतिम सुनवाई के रूप में निश्चित ही है और कोर्ट ने कहा है कि हम याचिका के पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग अलग सुनेंगे और उसके बाद अपना अंतिम जो भी आदेश होगा, फैसला होगा, वो करेंगे। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस भी कोर्ट में वकील उतारेगी। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में नामी वकील उतारने का फैसला किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस संबंध में दिल्ली में इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से चर्चा की है। ये दोनों वकील कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से पैरवी करेंगे। इन दोनों वकीलों का खर्च कमलनाथ खुद उठाएंगे। कांग्रेस के कोर्ट में नामी वकील उतारने के फैसले पर बीजेपी ने पलटवार किया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जब कांग्रेस को कोर्ट में वकील खड़े करने चाहिए थे तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री परिषद अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया है और दिल्ली में इंदिरा जयसिंह जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी को इस प्रकरण के लिए उन्होंने एंगेज किया है, जो अगली पेशी पर माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए वो लोग फिर भी करेंगे और पूरा खर्चा आदरणीय कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे। गुमराह करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। अरे जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तो तुम्हारा एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, तब तो कैविएट दायर नहीं की थी। अरे अब तो हमारा काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए आपको वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके वकील करने से कुछ होगा नहीं, ये वकील तो हम करेंगे और कर रहे हैं। और इसके लिए लेकर के 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। बालाघाट में सांसद ढाल सिंह बिसेन के रुद्राक्ष के पौधे की मिट्टी रोनने के मामले में कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेसियों ने विधि विधान के साथ रुद्राक्ष के पौधे का शुद्धिकरण कराया। सीएम शिवराज ने 29 अगस्त को बालाघाट दौरे के दौरान रेंजर कॉलेज में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, जिसकी क्यारी की मिट्टी को जूते पहने पैरों से रौंदते हुए सांसद ढाल सिंह बिसेन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से हिंदू समाज और कांग्रेसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। युवा कांग्रेसियों ने इसे भगवान शिव का अपमान मानते हुए सांसद से माफी मांगने को कहा, लेकिन सांसद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कांग्रेसियों ने पौधे का शुद्धिकरण कराया। कांग्रेसियों ने कहा कि अगर इसके बाद भी सांसद जनता से माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। एमपी के एक बड़े हिस्से में बाढ़ ने तबाही मचाई, लेकिन एक बड़े हिस्से में कम बारिश की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। साथ ही गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ गई है, जिसके चलते इंदिरा सागर बांध में पानी कम है। यहां बांध करीब 10 मीटर खाली है। साथ ही बिजली उत्पादन की वजह से जलस्तर और गिर रहा है। ऐसे में बारिश नहीं होने पर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सिंचाई के लिए जल संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही बरगी बांध, तवा बांध और ओमकारेश्वर बांध में भी जलस्तर कम है। इस मामले में स्थानीय विधायक का कहना है कि सब कुछ भगवान भरोसे है, इसमें सरकार और सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। साथ ही सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई नहीं होने से 2 यूनिट बंद है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि जिन राज्यों से कोयले की सप्लाई होती है, बारिश की वजह से खदानों में पानी घुस गया है। हालांकि जल्द ही कोयले की सप्लाई सुधर जाने का भरोसा दिया गया है। नर्मदा सागर और ओंकारेश्वर की टरबाइनें पानी की वजह से पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही। प्रदेश में बिजली का जर्मिनेशन कम होने की वजह से थोड़ी बहुत कमी चल रही, थोड़ा इशू आ रहा है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से ऊर्जा मंत्री हमारे जो तोमर साहब हैं उनसे भी ये प्रश्न मैंने रखा है। जिनकी स्थापित क्षमता 660 प्रति यूनिट यानी 1320 मेगावाट हमारी जो है 1320 मेगावाट की 2 यूनिट चल रही है। वहाँ से कोयला आ रहा है। अब क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी
ओपन कास्ट माइंस में पानी भर गया है, तो बहुत सारा अभी प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण, पर शीघ्र प्रॉब्लम दूर होगी और हमको कोयला अच्छी मात्रा में मिलेगा। एमपी में बिजली कटौती पर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम शिवराज का अहम बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने बिजली कटौती की बात कबूलते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली नहीं मिल पाती, लेकिन हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। कोल इंडिया को भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन अभी नर्मदा के बांध खाली पड़े हैं। कोयला खदानों में भी पानी भरा हुआ है, इस कारण कोयले की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। हाल की बात यह है कि बिजली संपूर्ण है। दिक्कत इसलिए है, जनता को भी जानकारी आपके माध्यम से दे रहा हूं, नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है, कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं, और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही, तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं, और बिजली पर्याप्त मात्रा में जनता को उपलब्ध होगी, उसके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। संकट है, इसमें कोई दो मत नहीं, पानी नहीं गिरा तो नहीं बनी पानी की बिजली। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को बिजली मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। आगर, शाजापुर और नीमच में सौर ऊर्जा पार्कों का निर्माण किया जाएगा। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड दिए गए हैं। इनमें अवाडा पावर, बीमपाव एनर्जी, तलेटोताई सोलर प्रोजेक्ट, टीपी सौर लिमिटेड, मुंबई और अल जोमेह एनर्जी एंड वाटर कंपनी दुबई शामिल है। करीब 1500 मेगावाट की क्षमता वाले इन पार्कों में 5250 करोड़ का निजी निवेश होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सोलर प्लांट मार्च 2023 तक उत्पादन शुरू कर देंगे। इन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश को ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया बनाना चाहती है। ये तीनों सोलर पार्क से 1500 मेगावाट जो बिजली मिलेगी, उससे प्रदेश को भी बिजली मिलेगी, रोजगार के अवसर भी इसमें सृजित होंगे, और हमारे कई नौजवानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे। ये क्लीन एनर्जी है, क्योंकि कोयला कम हो सकता है, बारिश हो सकता है ना हो, नर्मदा जी के बांध पूरे खाली है, तो वहाँ से जो बिजली बननी चाहिए बांधों से, चाहे वो इंदिरा सागर हो, ओमकारेश्वर हो, सरदार सरोवर हो, बन ही नहीं रही। लेकिन सूरज तो अक्षय ऊर्जा हमें देता है, और मध्य प्रदेश में 300 दिन चमकता है। मैं मानता हूँ कि जितना हम सोलर एनर्जी बनाएंगे उतना पर्यावरण भी सुधरेगा और बिजली की आवश्यकता भी पूरी होगी। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज से इंदौर और दुबई के बीच अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही दुबई से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने वाला इंदौर 10वां शहर बन गया है। इसके अलावा ग्वालियर से आज दिल्ली और इंदौर के लिए भी विमान सेवा की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज सिंह ने आज फ्लाइट्स को हरी झंडी दिखाई है। सीएम शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री समेत कई अधिकारी ऑनलाइन मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ही ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, लिहाजा एयर कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण है। थी कोविड के बाद से, और इसलिए इंदौर के लोगों को तकलीफ भी होती थी और काफ़ी कार्गो भी यहाँ से जाता है, विशेषकर दवाइयाँ। हम एक नई संभावना की तलाश कर रहे हैं कि यहाँ के किसानों के उत्पादन को किस प्रकार हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें इनका एक्सपोर्ट हो सकता है। तो एक कार्गो और कार्गो के लिए कोल्ड चेन यहाँ पर ज़रूरत है, जिसका कि आज मैंने सिंधिया जी से रिक्वेस्ट भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया कि मार्केट तलाशें उसके लिए।
उज्जैन में केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने इस बात की जानकारी दी। सांसद ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में उज्जैन की सड़कों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने प्रस्ताव रखा, जिसमें उज्जैन नागदा जावरा 2 लेन यानी कि NH 17 को 4 लेन बनाने की मांग रखी गई थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी है। सांसद ने जानकारी दी कि 3000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में उज्जैन देवास हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए 700 करोड़, उज्जैन से बदनावर मार्ग, उज्जैन से गरोठ जिसे भारतमाला से जोड़ा जा रहा है उसके लिए लगभग 1800 करोड़ का बजट है। इसके अलावा उज्जैन से झालावाड़ करीब 500 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसके भूमि पूजन के लिए नितिन गडकरी के आने की संभावना है। नितिन गडकरी जी के द्वारा उज्जैन देवास रोड 4 लेन ये 700 करोड़ का है, इसको नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। इसका दूसरा फेज जो है उज्जैन से बदनावर, उसकी भी स्वीकृति हो गई है, बहुत जल्दी उस पर भी काम चालू हो जाएगा। 3000 करोड़ के काम नेशनल हाईवे के काम माननीय नितिन गडकरी जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दिए हैं, सौगात दी है जनता को। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। निंडोरी के शेहपुरा तहसील मुख्यालय में जर्जर हो चुके भवन में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जाने के मामले का पीएमओ ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करते हुए जानकारी मांगी है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं, शिक्षक समेत पूरा स्टाफ भवन की हालत को लेकर दहशत में रहता है। स्कूल भवन की छत खराब होने और झुक जाने से बारिश का पानी क्लासरूम के अंदर टपकता है। बारिश होने पर बेंच, टेबल और कुर्सियां सब भीग जाती हैं। छात्रों को छाता लगाकर बैठना पड़ता है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने स्कूल भवन का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि भवन की हालत अत्यंत जर्जर है, इसमें स्कूल संचालित करना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी लापरवाही बरतते हुए स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन का उदासीन रवैया देखते हुए युवा वकील सम्यक जैन ने पीएम कार्यालय को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया था, जिस पर संज्ञान लिया गया है। अभी ऐसा कोई सहारा नजर नहीं आता है प्रेजेंट में कि हम बच्चों को किसी अन्य भवन में शिफ्ट कर सकें। हमने उच्च कार्यालय में पत्र व्यवहार भी किया है और उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है शीघ्र ही हमारे लिए कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। तमाम स्कूलों को चालू करने की निर्देश दे दिए हैं, और अगर निर्देश दे दिए हैं तो इस तरह की अगर गतिविधियां रहेंगी तो ये मामला थोड़ा सा लापरवाही का तो है ही, और लापरवाही के कारण कभी भी कोई गंभीर समस्या घटित हो सकती है। देश भर में सफाई के मामले में मिसाइल कायम करने वाले इंदौर के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। यहां के 56 दुकान और सराफा को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का टैग मिला है। 56 बाजार को यह दर्जा पहले से ही मिला था, लेकिन अब इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर है जहां एक साथ खान पान के 2 स्ट्रीट फूड को यह सम्मान मिला है। देश में एकमात्र इंदौर शहर को ये उपलब्धि हासिल हुई है जहां पर 2 फूड स्ट्रीट को क्लीन स्ट्रीट फूड का दर्जा दिया गया है। इंदौर में 56 दुकान को पहले से ही क्लीन स्ट्रीट फूड का दर्जा प्राप्त था और अब सराफा बाजार को भी क्लीन स्ट्रीट फूड का दर्जा प्राप्त हो गया। और इस तरह से इंदौर शहर में, जो कि खान पान के लिए मशहूर है, खान पान के लिए जाना जाता है, वहाँ पर क्लीन स्ट्रीट फूड 2 तरह के हो चुके हैं। देश में किसी भी शहर को यह तमंगा हासिल नहीं है जहां पर 2 स्ट्रीट फूड्स मौजूद हों और उन्हें क्लीन स्ट्रीट फूड्स का दर्जा प्राप्त हो। एफएसआई की तरफ से यह सर्टिफिकेट दिए गए हैं और इसके बाद व्यापारियों में भी खासी खुशी का दौर है। सर, एक बार फिर से आपको क्लीन स्ट्रीट फूड मिला है, सराफा बाजार को भी मिला है, किस तरह से देखते हैं इसे? सर, हर्ष का विषय है, फक्र का विषय है। हमारे शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमें तो लाइसेंस का रिन्यूअल था, हमारा लाइसेंस का रिन्यूअल हो जाना और सराफे को नया लाइसेंस मिल जाना, ये शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला शहर होगा जहाँ पर 2 क्लीन स्ट्रीट फूड हब है। तो हमारे दोनों शहर के ऐसे खाने के बाजार अब अगर क्लीन स्ट्रीट फूड हब के सर्टिफिकेशन में है तो जो हमारा आम ग्राहक है वो बड़ा निश्चिंत है कि हम अब FSSAI के उन सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं
जो एक अच्छे बाजार के लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है इंदौर के नाम फिर से हासिल हुई है और जिस तरह से इंदौर की पहचान पूरे विश्व में खान पान के लिए स्थापित है, अब उसी तरह से क्लीन फूड के लिए भी इंदौर की पहचान स्थापित हो रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर।